हेलो दोस्तों। आज हम फील्ड ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी के क्षेत्र में एक बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट जो है उसको यूज़ किया जाता है, जिसका नाम है डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी। इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि इस टेस्ट को का इंट्रोडक्शन क्या है, इस टेस्ट को क्यों बनाया गया, इसके सब एरियाज क्या हैं और इसका यूज़ ऑफ क्लासरूम क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। द DTLD इज अ टूल कंस्ट्रक्टेड टू आइडेंटिफाई। क्या करते हैं हम, किसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं? चिल्ड्रन वो एक्सपीरियंस लर्निंग प्रॉब्लम्स। अब लर्निंग प्रॉब्लम्स क्या होती है? जैसे बच्चा अब सही से रीडिंग नहीं कर पा रहा, कॉम्प्रिहेंस नहीं कर पा रहा, उसका जो ब्रेन है, जो जो हम कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, न्यूरो फंक्शनल डिसऑर्डर है, जिसके कारण से लर्निंग डिसेबिलिटी आती है। कहता है सिंस LD कुड स्पैन ओवर, यानी जो LD है, हमें पहली बात तो ये पता है कि एक लर्निंग डिसेबिलिटी ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है। इसको हम ट्रीट नहीं कर सकते, इसे हम क्योर नहीं कर सकते, हम इसके साथ ओवरकम कर सकते हैं। ये बात करता है कि सिंस लर्निंग डिसेबिलिटी कुड स्पैन ओवर अ वैरायटी ऑफ एबिलिटीज, इसमें 10 एरियाज की बात की गई। कितने एरियाज हैं? 10 एरियाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 10 एरियाज। डिफरेंट जो टीचिंग एग्जाम है उनमें ये 10 वहाँ आपको 4 ऑप्शन दे देता है, उसमें से कहता है कि कौन सा ये एरिया जो है वो DTLD से रिलेटेड नहीं है। तो कहता है कि इसमें कितने एरिया हैं? 10 एरियाज हैं। ईच रिप्रेजेंट अ बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, यानी हर एक कहीं ना कहीं आपको साइकोलॉजिकल प्रोसेस को दिखाता है। हैव बीन सिलेक्टेड अ डेफिसिट इन एनी ऑफ द एरिया। हमें पता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी का जो बच्चा होता है, लर्निंग डिसेबल्ड जो बच्चा होता है, उसका किसी न किसी जैसे विजुअल विजुअल बोलने में थोड़ी दिक्कत होगी, उसके हैंड रिटन में डेफिशिट होगा, उसको कम्युनिकेशन में डेफिशिट होगा, उसका ब्रेन प्रोसेसिंग में डेफिशिट होगा, यानी उनमें से कोई ना कोई डेफिशिट होता है। तो अ डेफिशिट इन एनी ऑफ द एरिया और एरियाज टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी वुड लीड टू अ लर्निंग प्रॉब्लम, यानी ये सारी जो एरियाज हैं वो किसी एक एरिया या एक से अधिक एरिया मिलकर लर्निंग प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं कि ये बच्चा जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड होगा। हम आगे चलते हैं। इसको डिज़ाइन किसने किया है? इसको SNDT यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है उसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इसके ऑथर कौन है? स्मृति स्वरूप और दर्शमिता H मेहता जो है इसके ऑथर हैं। इसको एडमिनिस्टर हम कितने बच्चों पर कर सकते हैं? केवल DTLD टूल जो है या टेस्ट जो है वो केवल एक टाइम में एक बच्चे पर ही एडमिनिस्टर किया जा सकता है। इसमें बच्चे पर टाइम कितना लगता है? 40 से 50 मिनट लगते हैं। लैंग्वेज कौन सी अवेलेबल है? इंग्लिश। और एज कैटेगरी क्या है? 8 से 11 ईयर। आपको देखो डिफरेंट जो टीचिंग एग्जाम है उनमें कहीं ना कहीं इनमें से कोई बात पूछ ली जाती है कि इस टेस्ट को किसने बनाया है, कौन किस जगह बनाया गया है, ये कितने बच्चों पर लागू होता है, इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है, लैंग्वेज कौन सी, और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो है इसका एज ग्रुप, की बच्चे का एज ग्रुप क्या लिया गया। तो जो एज ग्रुप है वो एज कैटेगरी 8 से 11 ईयर के बीच में है। आई होप आप सब समझ रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो इसमें 10 एरियाज हैं। 10 एरियाज को 6+4 में डिवाइड किया गया है। जो 6 एरिया है वो रिप्रेजेंट प्रोसेस इन्वॉल्व इन विजुअल ऑडिटरी परसेप्शन, यानी जो 6 एरिया है वो विजुअल ऑडिटरी परसेप्शन को दिखा रहे हैं। और जो नेक्स्ट फोर एरियाज हैं रिप्रेजेंट द एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग को दिखा रहे हैं। यानी पहले 6 एरिया, देखो ये आपको डिफरेंट टीचिंग एग्जाम में इस तरह पूछता है कि DTLD में जो फर्स्ट 6 जो एरियाज हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? विजुअल ऑडिटरी परसेप्शन को। या ऐसे पूछ सकता है कि जो फर्स्ट 6 एरिया है उसमें क्या किन चीज़ों को देखा जाता है? तो विजुअल ऑडिटरी परसेप्शन को। और जो लास्ट 4 एरियाज हैं जो सब टेस्ट हैं वो किस चीज़ों को दिखाते हैं? वो कॉग्निटिव फंक्शनिंग को दिखाते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अभी हम बात करते हैं कि इसमें फर्स्ट 6 एरिया है आई हैंड कोऑर्डिनेशन। बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन क्या है? फिगर ग्राउंड परसेप्शन क्या है? फिगर कॉन्स्टेंसी से क्या समझता है बच्चा? कि इन सभी को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम ब्रीफली देखते हैं। पोजीशन इन स्पेस, स्पाशियल रिलेशनशिप,
ऑडिटरी परसेप्शन क्या है उसका, उसकी मेमोरी कैसी है, कॉग्निटिव एबिलिटीज क्या क्या है उसकी, रिसेप्टिव लैंग्वेज कैसी है उसकी, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज कैसी है। इन 10 चीज़ों को डिटेल में चेक किया जाता है। अब हम चलते हैं, देखिए पहला है द डिस्क्रिप्शन। अब हम बात करते हैं, हमने जैसे पहले कहा आई हैंड कोऑर्डिनेशन। आई हैंड, बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन कैसा है, जैसे आपको इमेज दिख रही होगी कि जो बच्ची है वो किस तरह से इन डॉट को, अब करते हैं ना बच्चे को जब होता है तो ट्रेसिंग करवाते हैं। अब हमें क्या है कि इस व्यक्ति को, अब देखो छोटे बच्चों से हम इस तरह से करवाते हैं। अब जब हम अपनी रेगुलर क्लास में होते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये पैथ है, इस पैथ से बच्चे को अपने घर जाना है। अब घर जाने के लिए क्या कहेंगे उसे हम, अब ये पेंसिल लो और पेंसिल से उस बच्चे को घर पहुंचाओ, इस तरह से। अगर वो बच्चा बिना किसी कठिनाई के वो यूं घुमा के पहुंचा पा रहा है बच्चे को घर तक, यानी उसका हम कह सकते हैं कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा है, कि वो लाइन को टच नहीं होने दे रहा। और जिस बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन खराब होगा वो या तो इन लाइनों से टच कराएगा, वो ये इस तरह से पहुंचा नहीं पाएगा, उसे पहुंचाने में यहाँ तक बहुत दिक्कत होगी। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है आई हैंड कोऑर्डिनेशन में। देखिए एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट विजन विद द मूवमेंट ऑफ द हैंड्स फॉर इफेक्टिव यूज, इट एसेसेस ग्राफिक मोटर सीक्वेंस एबिलिटी, यानी वो ग्राफिक मोटर क्या है कि इस तरह से वो देख पा रहा है कि वो यूं करके पहुंचा पाएगा। तो ये क्या है, ये ग्राफिक मोटर एक्टिविटी को, एबिलिटी को दिखाता है। एंड द क्वालिटी ऑफ द मूवमेंट सब्जेक्ट हैविंग हैंड रिटन प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ डिसग्राफिया विल स्कोर लो, यानी आई हैंड कोऑर्डिनेशन में जो बच्चे डिसग्राफिक होंगे उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इसके साथ। नेक्स्ट, फिगर ग्राउंड परसेप्शन, यानी बच्चा फिगर, चीज़ों को फाइंड कैसे कर पा रहा है, चीज़ों को निकाल पा रहा है नहीं निकाल पा रहा। देखा होगा आपने, देखिए पहले से पढ़ते, इट इज़ द एबिलिटी टू अटेंड ओनली टू द दैट स्टिमुलाई विच रिक्वायर one's attention at a given period and ignore the other stimuli present। ये देखिए फिगर ग्राउंड परसेप्शन या सिलेक्टिव अटेंशन, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सिलेक्टिव अटेंशन क्या है, यानी जिन चीज़ों को बच्चा अटेंशन देना चाह पा रहा है केवल उसको अटेंशन देकर। देखिए आप अभी बैठे हैं, आप 4 चीज़ों को देख सकते हैं, आप इस पिक्चर को भी देख पा रहे हैं, मेरी पढ़ाई हुई बात को भी देख पा रहे हैं, आप अपने दिमाग में कुछ और सोच पा रहे हैं 4 चीज़ों पे, और आपको जो चीज़ें जहाँ ज़्यादा बेहतर लग रही हैं आप उन पर कर पाएंगे। देखिए अगर एक एग्जाम्पल के लिए आपके पीछे से कोई साउंड आया, आपने उसको सुना, लेकिन आपको फोकस वापस क्लास पे आ गया, ये सिलेक्टिव अटेंशन है। और लेकिन जो लर्निंग डिसेबल बच्चा होता है उसके साथ क्या होता है कि वो केवल एक बार में एक चीज को ही सुन पाता है, एक चीज के साथ ही कोप अप कर पाता है। अगर वो क्लास में तो सिर्फ क्लास को समझ पाएगा और चीजों पर ध्यान नहीं जाएगा। अब जैसे उसकी एबिलिटी इतनी नहीं होती, यानी एक टाइम में एक स्टिमुलाई पर एक चीज पे ही रिस्पॉन्स कर पाता है, एक चीज पर टेंशन दे पाता है और बाकी चीजों पर टेंशन नहीं दे पाता। नेक्स्ट चलते हैं हम, फिगर कॉन्स्टेंसी। ये देखिए अब फिगर, अब वो बच्चा क्या है कि इस पर कर नहीं पाएगा, यानी उसे लेटर की सही से फॉर्मेशन नहीं पता। इट इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई सिंबल फिगर शेप्स डिस्पाइट इट्स अपीयरेंस चेंज इन साइज डायरेक्शन एंड पोजीशन, यानी जैसे ही किसी वर्ड की पोजीशन साइज या चेंज होता है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ये सारी प्रॉब्लम उसको आती हैं। पोजीशन इन स्पेस, अब बच्चा क्या है कि वो नहीं समझ पाएगा कि इतनी जगह में ये चीज़ें आ पाएंगी नहीं आ पाएंगी। जैसे मार्क विद अ टिक, एग्जाम्पल समझिए, मार्क विद अ टिक द चेयर फेसिंग चेयर ए। अब क्या है, अब ये जो बच्चा लर्निंग डिसेबल है अब उसको नहीं समझ आ पाएगा कि इनमें से कौन सी चेयर ऐसी है जो ए की तरफ फेस कर रखा है, या ए को दिखाने वाली चेयर कौन सी है, वो उसे इन चीज़ों में समस्या आती है। स्पाशियल रिलेशनशिप, इनका जो बच्चे का स्पाशियल रिलेशनशिप होता है वो कमज़ोर होता है, यानी वो उसे नहीं समझ आता कि इतनी जगह में ये चीज़ निकल जाएगी, इतनी जगह में ये चीज़ बन पाएगी। जैसे अगर किसी बच्चे को रेक्टेंगल बनाना है तो इतने में बन पाएगा नहीं बन पाएगा, ये सारी चीज़ें करने में उसे प्रॉब्लम आती है। ऑडियो परसेप्शन, जो बच्चे ऑडिटरी परसेप्शन बच्चे का कम होता है, बच्चा सही से सुन नहीं पाता, यानी रिप्रेजेंट ऑडिटरी रिसेप्शन ऑफ नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन बेसिस ऑफ द लर्निंग एंड द रूल्स ऑफ सेंसरी इम्पेयरमेंट, यानी उसकी सेंसेस जो होती है वो कमजोर होती है, जिसके कारण वो ऑडिटरी जो चीज़ सुन रहा है उस चीज़ को परसेप्ट नहीं कर पाता सही से जैसा कि उसे सुनाई दे रहा है। आगे
कॉग्निटिव एबिलिटीज, जो बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं वो भी कमजोर होती हैं, यानी जो हम कहते हैं ना लर्निंग डिसेबल चाइल्ड हैव अ डिफरेंट ब्रेन, उसका जो ऑक्सीपिटल लोब है उसमें कहीं ना कहीं डेफिशिट होता है, जिसके कारण उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज इफेक्टिव अफेक्टेड होती हैं। मेमोरी, इन बच्चों की मेमोरी कम होती है, बच्चा जो सुनता है उन चीज़ों को एकदम से याद नहीं कर पाता, ये प्रॉब्लम आती है। उनकी जो रिसेप्टिव लैंग्वेज है, जो मतलब रिसीव करने की लैंग्वेज है, वो स्लो होती है। उन्हें कैसे रिसीव करना है, कितना रिसीव करना है, ये सारी चीज़ों में फोकस करने में उन्हें समस्याएं आती हैं। अगला है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, उन्हें एक्सप्रेस करने में अपने आप को बहुत समस्या आती है। अब हम बात करते हैं, अब प्रोफाइल देखिए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट में वो 10 एरियाज हैं वो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन हमेशा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब प्रोफाइल ऑफ द सब्जेक्ट स्कोर इन ऑल 10 एरियाज, हर एक 10 एरियाज में एक नंबर, मतलब 3 नंबर दिए जाते हैं, और ऐसे करके बच्चे के जो टोटल स्कोर होता है वो 30 होता है। अगर किसी बच्चे का 3 से स्कोर बिलो है, यानी एक एरिया में अगर वो केवल ठीक है, बाकी एरिया में कम है, तो ऐसे बच्चे को हम सीवियर वीकनेस के अंदर इंक्लूड करते हैं, यानी उसको जो है वीकनेस है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है। अगर वो बच्चा 4, जैसे अगर हम बात करें, अगर वो बच्चा 4 या उससे अधिक एरिया में है तो वो नॉर्मल है। अगर 6 से 8 के बीच में है, अगर 6 से 8 के बीच में, तो ट्यूटर को थोड़ा ध्यान देने की बात है। और 9 से 10 एरिया के बीच में ठीक है, तो द चाइल्ड इज नॉर्मल। ये स्कोरिंग प्रोसीजर ये रहा, हम बात कर रहे थे। अगर बच्चा स्कोर 3 और लेस कर रहा है तो यानी उसे सीवियर प्रॉब्लम है। 4 से इंडिकेट है मॉडरेट प्रॉब्लम है, 5 रिफ्लेक्ट माइल्ड प्रॉब्लम, यानी 5 है तो उसे माइल्ड प्रॉब्लम है। अगर उसे 6 to 7 एनी सब्जेक्ट है चाइल्ड रिलेशन, तो उसे डायग्नोस्टिक प्रोसेस की जरूरत है। 8 से 10 के बीच में तो रिलेटिवली स्ट्रोंगर है वो सब एरियाज में अपने। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ये इतनी ही बातें हैं। आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा डिटेल्ड। देखिए इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं एक बार हम फिर से रिवीज रिविजिट कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए आपको याद रखना है कि DTLD की फुल फॉर्म क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी। इसको कितने एरियाज में बांटा गया, 10 एरियाज में बांटा गया है, जिसमें हमने बात की थी कि 6 ऑडियो विजुअल विजुअल ऑडिटरी परसेप्शन पर, 4 अगले कॉग्निटिव फंक्शनिंग पर बेस्ड है, जिसमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन, फिगर ग्राउंड परसेप्शन में प्रॉब्लम होती है, फिगर कॉन्स्टेंसी में प्रॉब्लम होती है, पोजीशन इन स्पेस में प्रॉब्लम होती है, स्पाशियल रिलेशनशिप, ऑडिटिव परसेप्शन, कॉग्निटिव परसेप एबिलिटीज उसकी प्रभावित होती है, मेमोरी में दिक्कत होती है, याद नहीं कर पाता, रिसेप्टिव लैंग्वेज कमज़ोर होती है, और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज भी उसकी कमज़ोर होती है। ये हमने स्कोरिंग की प्रोसीजर की बात की, ये बात करी कि बच्चा को अगर कहाँ से कहाँ तक स्कोर आ रहा है तो किस तरह का हम बच्चा उसको कहेंगे। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी को चीज़ें समझ आई होंगी। देखिए ये नोट्स में बहुत ज़रूरी काम आते हैं आपको, कि BEd स्पेशल हो, DLED स्पेशल हो, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम आता है। थैंक्स, वी मेट इन नेक्स्ट वीडियो।